जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में लॉ विथ रोनित में। साथियों, मैं कार्तिकेय भारतवंशी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं आज की वन लाइनर की क्लास में। वन लाइनर की क्लास अगर देखेंगे तो हम फंडामेंटल राइट को डील कर रहे हैं। तो आज उसकी जो पांचवा टॉपिक है, उसको मतलब पांचवा जो क्लास है उसको आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा क्लास है बेसिकली होने वाला है समता का अधिकार। यहाँ पे मैं लिखना थोड़ा सा मैं भूल गया, तो यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ। आज हम समता के अधिकार पर हम डील करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो समता के अधिकार में अगर देखा जाए तो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है। अब समता का अधिकार सुनने में तो लगता है कि भाई सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारी चीजें ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद होते हैं। कहीं ना कहीं आपको समता का अधिकार से भी थोड़ा बहुत आपको रिस्ट्रिक्शन जो होता है, अपवाद जो होता है, वो इसमें भी लागू होती है। वो कौन कौन से अपवाद होते हैं, किस किस पे लागू होता है, वो सभी चीजों को एक एक करके हम डील करेंगे। केस लॉ के माध्यम से आज कोशिश करेंगे आज की क्लास को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम समता के नियम के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो समता का जो नियम है ये है हमारा क्या, ये हमारा निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि इसमें अगर हम निरपेक्ष मान लेंगे तो कहेंगे इसमें कुछ अपवाद नहीं है, लेकिन साहब इसमें भी कुछ अपवाद हैं, बिना अपवाद के नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे तो विदेशी कूटनीतिज्ञों को न्यायालय की आधिकारिकता से क्या विमुक्ति प्रदान है। अब जैसे विदेशी क्या कूटनीतिज्ञ हैं जो हमारे फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, वो सारी चीजों को डील करते हैं। अब उनके भी साथ आप समानता का व्यवहार करने लगे। जैसे होता है ना कि अगर आप किसी से कोई जानकारी मांग लीजिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भाई सबको देना आवश्यक है, लेकिन अगर आप कोई विदेशी मान लीजिए कोई कूटनीतिज्ञ है, आप उनसे भी कह रहे हो कि आप कोई भी जानकारी हम पूछते हैं तो आप बिना देखे आप उसको बता दीजिए, नहीं, वहां पे समानता का व्यवहार नहीं देखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक पद के अनुसार जो है समानता का जो अधिकार होता है वो कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है, कुछ अपवादों के साथ जुड़ता रहता है। इसी कड़ी में अगर हम आगे देखेंगे तो अनुच्छेद 368 क्या कहता है। अनुच्छेद 368 के अगर अंतर्गत हम बात करेंगे तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है और जो प्रांतों के राज्यपाल होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो लोक अधिकारियां होते हैं और न्यायालय के न्यायाधीश को कुछ विमुक्तियां प्रदान की गई हैं। भाई ये लोग एक संवैधानिक पद पे स्थापित एक अधिकारी हैं। अगर आप इनसे ये अपेक्षा करेंगे कि आपके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वही उनके साथ व्यवहार किया जाए, तो वो उनके पद की गरिमा का क्या होगा, उल्लंघन होगा। उसका आप कह सकते हैं उनकी जो गरिमा है उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसलिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं, हमारे राज्यपाल हैं, जो हमारे लोक अधिकारी है, इसके अलावा जो न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इन लोगों को क्या, इन लोगों को इम्यूनिटी प्राप्त है, इन लोगों को विमुक्तियां प्राप्त है, छूट प्रदान है, ठीक है, समता के व्यवहार के आधार पर अगर हम देखेंगे तो। इसके अलावा जो हमारा अनुच्छेद 14 है वो क्या करता है, ये वर्गीकरण को अनुमति देता है, किंतु अगर आप वर्ग विधान का निषेध करता है, कहता है आप वर्गीकरण तो करिए लेकिन आप वर्ग विधान जो है आप इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर अनेक निर्णयों में देखा जाए, आगे क्या कहता है, अनेक न्यायिक निर्णयों में न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि सामाजिक व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने के लिए अनुच्छेद 14 में राज्य को वर्गीकरण करने की शक्ति प्रदान है। क्या कह रहा है, सामाजिक व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने के लिए। अब मान लीजिए अगर सरकारें वर्गीकरण ना करें, ठीक है, सरकारें ये डिसाइड ना करें किसके साथ कैसा व्यवहार होगा, किसके साथ नहीं होगा, किसको क्या, एग्जांपल तो आप रिजर्वेशन मानते हैं, अगर सरकारें ये तय ना करें कि किसको रिजर्वेशन देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए, तो क्या आपको लगता है जो सामाजिक न्याय की जो स्थापना है क्या वो साकार हो पाएगा बिना इसके? नहीं पॉसिबल है। यही कारण है कि जो सरकारें होती हैं सामाजिक व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने के लिए, बाकी सारी चीजों को करने के लिए क्या करती हैं, सरकारें जो हैं वर्गीकरण करती हैं, ठीक है। और ये हमारे अनुच्छेद 14 में इसका मतलब सरकारों को इसकी छूट दी जाती है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक। आगे कहता है कि अनुच्छेद 14 वहां लागू होता है, ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है वहां लागू होता है जहां समान परिस्थितियों वालों के साथ क्या कह रहा है, असमान व्यवहार किया जाता है, जिसके लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप दो व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए कि हम और आप जुडिशरी के एग्जाम में बैठे, क्वालिफाई किए, हम भी जज हो गए, आप भी जज हो गए, ठीक है, एक समान पद पे हैं, लेकिन उस समान पद पे रहने के दौरान ये व्यवस्था की जा रही है कि आपको ऐसा 5,000 रुपया कम सैलरी मिलेगी, फलाने को 5,000 रुपया ज्यादा लगेगी, उनको ज्यादा मिलेगी।
आप ये कैसा कर रहे हैं? मतलब आप इस तरह का जो क्या आप क्या कह रहा है, समान परिस्थिति में, परिस्थितियां समान हैं, स्थिति समान है, पद समान है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, फिर भी आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हो, ठीक है, और जिसका कोई युक्ति युक्त आधार नहीं है, अर्थात जो हमारा रीजनेबल क्या कहते हैं, रीजनेबल जो क्या कहते हैं बेसिस जो होता है वो नहीं है, युक्ति युक्त आधार नहीं, फिर भी आप क्या कर रहे हो, आप उनके साथ उल्लंघन करने का कार्य कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में यह माना जाएगा कि आप अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। आई बात समझ में? अगर आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जैसे लाइन हो गया, यही लाइन दोबारा से लिख दी गई है। फिर क्या कहता है, अब युक्ति युक्त आधार क्या होता है, युक्ति युक्त वर्गीकरण को देखा जाए तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या कह रहा है कि वर्गीकरण जो होता है एक बोधगम्य अंतरत होता है, बोधगम्य जो है अंतरत पर आधारित होता है, और दूसरा क्या कहता है, इसका उद्देश्य जो होता है अंतरत और उसका उद्देश्य जो होता है यह तर्क संगत होना चाहिए। क्या कह रहा है, तर्क संगत संबंध होना चाहिए, बिना तर्क के आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो। अगर आप उल्लंघन कर भी रहे हो तो आपके साथ में एक पर्टिकुलर आपके पास तर्क होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मामला आया था, ईपी रोयप्पा का केस आया था, ठीक है। ईपी रोयप्पा का एक मामला था, तो इसमें क्या था, ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के प्रकरण में हुआ यह था कि न्यायाधिपति श्री भगवती ने बहुमत का निर्णय सुनाते हुए, ठीक है, बहुमत निर्णय सुनाते हुए कहा कि समता एक गतिशील धारणा है, समता जो है एक गतिशील धारणा है जिसके अनेक रूप एक आयाम हैं, ठीक है, इसके एक रूप नहीं है, इसके अनेक रूप और आयाम हैं, और इसे परंपरागत और सिद्धांतवाद की सीमाओं से बांधा नहीं जा सकता है। कह रहा है कि इसको क्या आप परंपरागत और सिद्धांतवाद, आप ये नहीं कह सकते कि भैया ऐसा है कि हमारे यहां परंपरा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है कि जिसका नाम के से शुरुआत होगा उसको 10,000 रुपया मतलब जो है ज्यादा तनख्वाह दिया जाएगा, भैया ये परंपरा नहीं होगा, ठीक है। और ये सिद्धांतवाद जो है आप इसमें बांध नहीं सकते हो, ये हमारा सिद्धांत है कि भैया हमारे यहाँ जो नौकरी करता है इसमें जिसका नाम के से रहता है या जिसका नाम ए से रहता है हम उसको ज्यादा तनख्वाह देते हैं, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये सिद्धांत नहीं चलेगा। ये किसमें कहा गया था, ये ईपी रोयप्पा के मामले में कहा गया था, ईपी रोयप्पा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में ये कहा था, और ये जस्टिस पीएन भगवती ने बहुमत में ये निर्णय सुनाया था कि आप क्या कर सकते हो, आप जो है कहते हैं कि वो जो समता है एक गतिशील धारणा है, और क्या कहते हैं जिसके अनेक रूप आयाम हैं, और इसे आप क्या परंपरागत और सिद्धांतवाद की सीमाओं से बांध नहीं सकते हो। आई बात समझ में? अगर आई तो थम्स अप करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, वस्तुतः समता और समानता एक दूसरे के क्या हैं, शत्रु हैं। क्या कह रहा, समता और समानता नहीं, यहां क्या है मनमानापन, समता और मनमानापन। आप एक तरफ समानता की बात करते हो, दूसरी तरफ आप मनमानी करते हो, हमारा मन जिसको मन करे हम उसको पैसा ज्यादा दें, जिसका मन करे हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, पानी पीने के लिए हमें उनको क्या करते हैं परमिशन दें या ना दें, हमारा वो है आइडियोलॉजी है। तो ये सारी चीजें क्या कर, आप मनमानापन कर रहे हो, आप एक तरफ समता की बात करो, दूसरी तरफ मनमानेपन का आप क्या कर रहे हो, मनमानेपन का उपयोग करके किसी के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के क्या होंगे, शत्रु हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कभी मित्र नहीं हो सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि समता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं, ठीक। जहां कोई कार्य मनमाना, क्या कहता है, जहां कोई कार्य मनमाना किया जाएगा वहां असमानता अवश्य होगी। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप मनमाने तरीके से कोई कार्य करोगे तो क्या होगा, असमानता क्रिएट होगी। तो वही कह रहा है कि जहां मनमाने तरीके से कार्य किया जाएगा वहां पे क्या होगा, वहां पे असमानता अवश्य ही आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होगा, वही होगा, मनमानापन हुआ तो क्या हुआ, असमानता हुई, असमानता हुई तो अनुच्छेद 14 का क्या हुआ, अतिक्रमण हुआ, उल्लंघन हुआ, ठीक। और इस निर्णय की पुष्टि में मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के मामले में भी की गई थी। जो मेनका गांधी का जो केस आया था उसमें भी इस मामले की पुष्टि की गई थी, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा जाता है कि एक डीएस नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला आया था। इसमें क्या था, डीएस नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सेंट्रल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 को इस आधार पर अविधिमान्य घोषित किया गया है कि उसके द्वारा एक निश्चित तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगी और उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों में
किया गया। वर्गीकरण अयुक्त युक्त एवं मनमाना है। मतलब इस डीएस नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह कहा गया कि भैया ऐसा है कि क्या, जैसे मान लीजिए आज कितनी तारीख है, आज 30 जनवरी है, हमने कह दिया कि मान लीजिए 30 जनवरी 2015 से पहले जो रिटायर हुआ है, आज हम ये निर्णय देते हैं जो रिटायर हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पेंशन देंगे, और जो उसके बाद हुआ है उसको हम नहीं देंगे। आप क्या करते हो, आप एक निश्चित तिथि से पूर्व और पहले सेवानिवृत्त क्या पेंशन भोगियों के लिए एक अलग से नियम बना दे रहे हो। आपको नियम आप ऐसा आप मतलब आप नहीं कर सकते हो किसी निश्चित तिथि से, जैसे आप कोई नियम बनाए, अब कह दिए इस तिथि से पूर्व ऐसे वाले, इस तिथि से पूर्व, कैटेगरी नहीं दे रहे हो कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन आपने तिथि के आधार पर क्या किया, आपने निश्चित कर दिया, तो क्या ये अयुक्त युक्त हो गया। ठीक है, ये रीजनेबल आपको नहीं माना जाएगा। तो ये किसमें कहा गया था, ये हमारा डीएस नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था। तो डीएस नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस किससे संबंधित है, पेंशन से संबंधित है। अगर आपसे पेंशन से संबंधित कोई भी प्रश्न आ गया, निबंध लेखन आ गया, पत्र लेखन आ गया, तो उसमें आप डीएस नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस को कोट कर सकते हो, आपके नंबर में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मिट्टू सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस आता है। इस मामले में क्या हुआ था, इसमें आईपीसी की धारा 303 को लेके वर्डिक्ट दिया गया था, जिसमें 303 को क्या किया गया था, इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इस आधार पर अवैध घोषित किया गया कि दो प्रकार के अपराधियों के बीच मृत्यु दंड देने के मामले में किया गया वर्गीकरण तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं है। क्या कह रहा है, दो प्रकार के अपराधियों के बीच, दो प्रकार के अपराधी हैं, उनके बीच मृत्यु दंड के मामले में किया गया वर्गीकरण, ठीक है, मृत्यु दंड के मामले में आप किया गया वर्गीकरण, क्या कह रहा है, क्या कह, अगर वर्गीकरण किया गया तो वह तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, तर्कसंगत के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह मामला कहां था, यह मामला मिट्टू सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस 1983 के मामले में आया था। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगला हमारा केस था सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ब्रजोनाथ गांगुली, 1986 का मामला। इसमें क्या हुआ था, इसमें कहा गया था कि कोई सेवा, ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई सेवा नियम जो स्थायी कर्मचारियों, ठीक है, क्या कह रहा है, स्थायी कर्मचारियों को बिना कारण बताए 3 माह की नोटिस या उसके बदले में 3 माह का वेतन देकर सेवा की समाप्ति शक्ति प्रदान करता है, वह संविदा अधिनियम की धारा अर्थात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 23 के अधीन क्या है, लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण शून्य है। कह रहा है कि सेवा नियम जो स्थायी कर्मचारियों को, परमानेंट कर्मचारी की बात हो रही, स्थायी कर्मचारियों को बिना कारण बताए, आपने कारण उनको नहीं बताया, 3 माह की नोटिस के बदले, ठीक है, कह रहा 3 माह की नोटिस या उसके बदले 3 माह का वेतन देकर, ठीक है, देकर सेवा समाप्ति की शक्ति प्रदान करता है। इसमें था, इस सेवा नियम के में ये ऐसा प्रावधान किया गया था कि आपको 3 माह का या तो वेतन दे दिया गया या तो 3 माह की नोटिस दे दिया गया और कहा गया ऐसा है आप कल से काम पे मत आइएगा, आप यहीं से जाइए और अब आप दूसरा कोई काम देख लीजिए। ठीक है, तो क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। तो अगर देखा जाए तो ये तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अधीन क्या है, ये तो मतलब ये कबूल नहीं है। 23 के अधीन क्या है, ये लोक नीति के विरुद्ध है। तो इसी के आधार पर इसको क्या माना गया, इसको वॉइड माना गया, शून्य माना गया। ठीक है, और मनमानी शक्ति प्रदान करने के कारण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कहा गया कि आपने अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया है, मनमाने ढंग से प्रयोग किया है, अर्थात यह अनुच्छेद 14 का क्या है, यह उल्लंघन है। ठीक है, यह कहा गया। फिर क्या रहा है, बंद का आयोजन। मान लीजिए आप बंद का आयोजन कर देते हो, हम बंद कर देंगे, नहीं काम करेंगे, धरना कर देंगे, मतलब जैसे बस का हड़ताल कर दिया, बंद कर देंगे, सेवा पे नहीं जाएंगे, तो दुनिया भर की चीजें, तो ये भी क्या, ये सभी चीजें भी क्या कहता है, ये असंवैधानिक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनाम भरत कुमार और अन्य के मामले में, ठीक है, ये एक केस था। इसमें क्या कहता, फिर इसके बाद हमारा केस आया था रणधीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। रणधीर सिंह के मामले में क्या हुआ था, इसमें कहा गया था समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं, अगर समान कार्य कर रहे हैं समान पद पर रहते हुए, तो आप उनके वेतन में भी समानता रखिए ना, आप उसमें असमानता नहीं रह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अरे भैया आपसे पहले ही ज्वाइन किए थे, इनको ज्यादा तनख्वाह मिलेगा, है ना भाई,
पद सेम है और वर्ग सेम है, हर तरीके से सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की स्थापना, ठीक है। फिर क्या कहता है, लेकिन ये एक मूल अधिकार नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका मूल अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। किंतु अनुच्छेद 14, 16, 39 ग अधीन निश्चित ही वह एक संवैधानिक लक्ष्य है। ये क्या है, एक संवैधानिक लक्ष्य है, संविधान का हमारे एक लक्ष्य है कि कोई भी अगर समान कार्य करता है तो उसको हम समान वेतन देने का कार्य करेंगे। यदि दो व्यक्तियों के बीच इस मामले में विभेद किया जाता है जिसका कोई ठोस आधार नहीं है, तो इस अनुच्छेद 14 का क्या होगा, अतिक्रमण होगा। का मतलब यह है कि अगर आप इस तरह का विभेद करते हो और आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है तो क्या करेंगे, ये हमारे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ठीक, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अनुच्छेद 14 आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि केस लॉ के माध्यम से आपको बस ध्यान इतना देना है कि केस का नाम याद करना है और उसमें एक दो लाइन का जो वर्डिक्ट है उसको आप ध्यान देना है, बस इतना है, ठीक है। समानता का अधिकार में अभी हमारा फंडामेंटल राइट बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। अभी मतलब ये मत सोचिए कि छोटा सा हमने पढ़ा दिया, वन लाइनर भले है हमारा सेशन है लेकिन डिटेल में है हमारा सेशन, ठीक है। इसके बाद जो हमारी डिटेल क्लास आने वाली है जब भी आएगी तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक सेक्शन को बढ़िया से टाइम देंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कहते ना हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, तो वह गड़बड़ी क्यों करना भाई जब हमको पता है तो। फिर हमारा केस आता है जॉन वेलिंगटन का केस आता है, ये हमारा 2003 में आया था। इसमें क्या किया गया था, इसमें उत्तराधिकार अधिनियम की 1925 की धारा 118 के बारे में बात किया गया था। कहा गया था कि धारा 118 विभेदकारी होने के कारण, क्या कह रहा है, विभेदकारी होने के कारण अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है। धारा 118 उत्तराधिकार अधिनियम क्या कहता है, विभेदकारी होने के कारण अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है। ठीक, किसमें, जॉन वेलिंगटन के केस में कहा गया था। ठीक, फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य प्रबंधन समिति, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि वर्ग में वर्ग बनाना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। आप भी जनरल कैटेगरी, हम भी जनरल कैटेगरी, आप भी भारतवंशी, हम भी भारतवंशी। अब ये कह देते अब इसमें भी हम वर्ग बना देंगे कि जो गोरा है उसको बढ़िया पैसा मिलेगा, जो सांवला है उसको पैसे नहीं मिलेगा। आप ये नहीं कर सकते साहब, आप वर्ग में वर्ग नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये किसमें था, ये आपको उत्तर प्रदेश राज्य प्रबंधन समिति ALR के मामले में ये ऐसा, ठीक है। ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक, फिर आता है जावेद बनाम हरियाणा का केस आता है। इसमें क्या हुआ था, इसमें हरियाणा राज्य द्वारा पंचायत राज्य अधिनियम में यह उपबंध कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को सरपंच या उप सरपंच नहीं बन सकते हैं, वैध है क्योंकि इससे परिवार नियोजन को बढ़ावा मिलता है। अब आप कहोगे ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भैया, जिसको मान लीजिए कि 2 से ज्यादा बच्चे हो गए, ठीक है, तो आप कह रहे हो भाई वो सरपंच नहीं बन सकता, क्यों भाई, उनका मौलिक अधिकार नहीं है, उनका फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन ये जो है, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है इसको आप वैध मानेंगे। क्यों वैध मानेंगे, क्योंकि इस 2 बच्चों के कॉन्सेप्ट के पीछे हमारी वो विचारधारा छिपी है जहां पर क्या हम अपने देश के कल्याण के उत्थान के लिए बारे में सोच सकते हैं। परिवार नियोजन के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अपने देश के संसाधनों के बारे में सोच रहे हैं, अपने देश के विकास के बारे में सोच रहे हैं, अपने देश की आर्थिक तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। यही कारण है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा वैध है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ यहां तक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक अन्य मामला, आज केवल मामलों पे ही डील करेंगे, आज केवल केस पे ही डील करेंगे, ठीक है। मामले से आप लोग बोर मत होइएगा, आप 2x की स्पीड में देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो ठीक, आता है इंडियन स्पेशल कोर्ट बिल का मामला आता है। इसमें क्या हुआ था, इसमें अनुच्छेद 246 के बारे में बताया गया। इसमें कहा गया था कि संसद जो है विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। अब संसद मान लीजिए, ऐसे तो हम लोग जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। अब मान लीजिए संसद कभी कहीं कैंप लगा दे या लोक अदालत लगा रही है, आप कहते हैं भैया ये कहां से आ गया, संसद को ये कहां से पावर दे दिया गया, ये तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, बाकी कोर्ट के साथ ये उल्लंघन कर रहा नहीं। अगर सरकारें ये चीजें कर रही हैं तो क्या वो ऐसा चीजें कर सकती हैं और ये अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, वो हमारे जो अनेक मामले हैं, जो अनेक जो पेंडिंग केसेस हैं उसको डील करने के लिए बनाई जा रही हैं। तो क्या कह रहा है, संसद जो है विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है और यह उपबेन अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है। ठीक है, ध्यान देना, नहीं करती है। अभी तक हमने करती है के बारे में बात की, आज नहीं करती है बात कर रहे हैं। ठीक है,
फिर आता है हमारा क्या, हमारा आता है A.K. क्रैपक बनाम भारत संघ का मामला आता है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया था कि नैसर्गिक न्याय के प्रयोजन के लिए, नैसर्गिक न्याय का मतलब क्या होता है, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल जस्टिस जो होता है, तो नैसर्गिक न्याय के प्रयोजन के लिए अर्ध न्यायिक, आई थिंक विजिबल नहीं होगा लेकिन मैं पढ़ देता हूं, अर्ध न्यायिक कार्यों तथा प्रशासनिक कार्यों में कोई भेद नहीं है। कह रहा अर्ध न्यायिक कार्यों तथा प्रशासनिक कार्य में कोई भेद नहीं है, ठीक है, दोनों का उद्देश्य न्याय करना है और दोनों में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होता है। किसमें क्या कह रहा है, नैसर्गिक न्याय के प्रयोजन में अर्ध न्यायिक कार्यों तथा प्रशासनिक कार्यों, भाई हमारे जो प्रशासन का अधिकारी हैं उनका भी तो कार्य क्या है, उनका भी कार्य है न्याय करना, जनता की सेवा करना। जो हमारे न्यायिक अधिकारी हैं उनका भी कार्य क्या है, न्याय करना, जनता की सेवा करना। तो क्या कहा जा रहा है, ये जो दोनों हैं, ये दोनों का जो उद्देश्य है ये न्याय करना है और दोनों नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को क्या करते हैं, ये लागू करते हैं। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिर आता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत एक व्यक्ति का भी वर्ग बन सकता है। अगर हम वर्ग के बारे में बताएं तो जो अनुच्छेद 14 है इसे कहता है एक व्यक्ति का भी वर्ग बन सकता है। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण, मान लीजिए कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाती है, ये कारण केवल एक व्यक्ति को लागू होता है और दूसरे पर नहीं होता। कह रहा है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत एक व्यक्ति का भी वर्ग बन सकता है यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण वह केवल एक व्यक्ति को लागू होता है और दूसरे को नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई नियम बनाया, कानून बनाया और कह दिया कि भाई देखिए जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए ये लागू है और एसटी के लिए ये लागू है, ट्राइबल के लिए ये लागू है। अब आप ट्राइबल में देखते हो तो कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कहीं ना कहीं ट्राइबल से संबंधित है, तो वो जो नियम हमारा है, हमने क्लास तो वो भी बना दिया, वर्ग तो वो भी बना दिया, लेकिन क्या कह रहे हैं, वो हमारा जो वर्ग है वो उस एक व्यक्ति पर भी लागू होगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार अकेले तो आदमी है, काओ के लिए अलग से नियम बना रहे हो, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए नहीं बना सकते हो, ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति के लिए भी नियम बना सकते हो। ठीक, फिर हमारा आता है भारतीय विधि वर्ग परिषद बनाम भारत संघ का मामला आता है। इसमें क्या हुआ था, विधि के न्यायालय द्वारा ही न्यायिक निर्णय होने का कोई अधिकार नहीं है। क्या कह रहा है, विधि के न्यायालय द्वारा ही न्यायिक निर्णय होने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिपरी या प्राकृतिक न्याय का अविच्छिन्न भाग, प्रतिरक्षी प्राकृतिक न्याय का अविच्छिन्न भाग है। फिर क्या कह रहा है, प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रभावशाली अवश्य होना चाहिए जिससे कि, क्या कह रहा है, प्रभावशाली, जिससे कि प्राकृतिक सिद्धांतों की अपेक्षा पूरी हो सके। मतलब जो प्राकृतिक जो हमारे सिद्धांत है उसकी अपेक्षाएं पूरी हो सके, इस चीज का प्रयास हमें करना चाहिए। फिर आता हमारा अयायूब खान, नूर खान, पठान महाराष्ट्र का मामला आता है। इसमें किसके बारे में बात हुई थी, अनुच्छेद 15(1) के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 15(1) के अनुसार क्या हुआ था, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। मतलब जो हमारा अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 1 कहता है, आप किसी भी व्यक्ति के, फलाने तुम धर्म के हो, तुमका यहाँ नहीं आना, फलाने जाति के हो, तुमका यहाँ नहीं आना है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर आप क्या कर सकते हो, आप विभेद नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा किसमें कहता है, ये हमारा अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 में कहता है। फिर क्लॉज 2 में क्या कहता है, क्लॉज 2 में कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः भागता, राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित हुआ कुआं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के लिए उपयोग के लिए क्या निर्योग्य नहीं हो। पब्लिक यूज की जो चीजें हैं, चाहे वो पार्क हो गए, ठीक है, इसके अलावा हॉस्पिटल्स हो गए, कुआं हो गया, तालाब हो गया, ये सारी चीजों के आधार पर, होटल्स हो गए, है ना, भोजनालय हो गए, आप इस चीज को विभेद नहीं कर सकते कि तुम फलाने जाति के हो, तुम फलाने कैटेगरी के हो, ठीक है, और क्या कहते हो, तुम फलाने लिंग के हो। तो मतलब ये सारी जो चीजें हैं आप ये नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है। ये हमारा जो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 है, मतलब क्लॉज 1 है और क्लॉज 2 है, उसमें दिए गए जो सामान्य नियम है उसके अपवाद के बारे में बात करता है।
कहता है कि राज्य क्या कर सकता है, स्त्रियों तथा बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। ठीक है, मतलब चाहे तो स्पेशल प्रोविजन जो है उनके लिए बना सकती है, किसके लिए, स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए। अब जाते हो टिकट काउंटर पे टिकट लेने जाते हो, किनारे से एक महिला आती है, अरे भैया हमारा टिकट ले लीजिए। अब कहता है भैया कौन सी बात, इतनी दूर से लाइन लगा के, अरे यार महिला है, महिला के लिए अलग व्यवस्था है, बुजुर्ग की अलग व्यवस्था है, बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है। तो अगर इस तरह की चीजें कर रही है सरकारी, मान लीजिए कर रही है, तो मैंने टिकट का एग्जाम्पल दिया, ऐसे सरकारें कई चीजों में कर सकती है। तो अगर उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किया जा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे जो समता का अधिकार है उसका हमारा उल्लंघन हो रहा है। ठीक, फिर हमारा अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है, क्लॉज 4 क्या कहता है, यह कहता है कि अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 1 है और क्लॉज 2 में सामान्य नियम का जो दूसरा अपवाद है उसके बारे में। खंड 4 जो है प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजन के मामले में निर्णय में परिणाम स्वरूप जोड़ा गया था। मतलब ये जो क्या 15 का जो क्लॉज 4 है ये हमारा किस केस में जोड़ा गया था, चंपाकम दुराई राजन के केस में जोड़ा गया था। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों को उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकती है। ठीक है, अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा, हमने महिलाओं और बच्चों के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे एससी कैटेगरी के भाई बहन हैं, जो एसटी कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं, उनके लिए विशेष उपबंध कर सकती है। कौन, सरकारें कर सकती है। कहाँ दिया गया है, 15 के क्लॉज 4 में। कब दिया गया है, चंपाकम दुराई राजन बनाम इस केस में कहा गया था। ठीक है, मद्रास राज्य। ठीक, आगे बात करेंगे हम 15 के क्लॉज 4 के बारे में। इसमें क्या कहता है, अवलंबन लेकर ही पिछड़े अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब 15 क्लॉज 4 का ही ये देन है कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को शिक्षण संस्थाओं में क्या आरक्षण प्रदान किया गया है। अगर हम संविधान संशोधन 93 के बारे में बात करेंगे जो 2005 में आया था, तो क्या अनुच्छेद 15 में एक नया उपखंड 5 जोड़ा गया जो यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपबंध के 6 राज्य के नागरिकों को किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति की उन्नति के लिए जहां तक ऐसे विशेष उपबंध उनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत प्राइवेट संस्थाएं, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 15 में क्या एक नया उपखंड 5 जोड़ा गया था जो यह क्या उपबंधित करता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 के राज्य नागरिकों में किसी सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब के बारे में जो डील करता है, यहाँ पे क्या कहता है, बिना सहायता प्रदान हो। फिर अनुच्छेद 30 के बारे में कहते के उपखंड 1 में क्या है, निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से क्या निवारित नहीं कर सकती। मतलब क्या कह रहा है कि जो सरकारें जो हैं, जो राज्य हैं, ये विशेष उपबंध इनके लिए कर सकती है। ठीक, ये 15 में था। फिर हमारा एक मामला आता है अशोक कुमार ठाकुर का मामला आता है। अशोक कुमार ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में क्या हुआ था, इसमें 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों, मतलब ओबीसी के बारे में बात कर रहा है, 27% आरक्षण संविधान 93वें संविधान संशोधन जो है को क्या संवैधानिक घोषित। मतलब अशोक कुमार ठाकुर के केस में ये संवैधानिक बेंच की केस थी। इसमें जो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसको क्या किया गया, उसको संवैधानिक घोषित किया गया कि जो बनाया गया ठीक बनाया गया। ठीक है, फिर अनुच्छेद 14 क्या कहता है, युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है किंतु वर्ग विधान को निषेध करता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप रीजनेबल क्या कर दीजिए, रीजनेबल जो है वर्गीकरण करिए, ठीक है, युक्तियुक्त, लेकिन आप वर्ग विधान क्या है आप नहीं। फिर कह रहा है पूर्ण समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय है। क्या कहता है, आप चाहो कि आप सबके साथ समान व्यवहार करो, पूरी तरीके से समानता करो, क्या कहता है ये संभव नहीं है और न ही वांछनीय। व्यक्ति अपनी क्षमता, कार्यकुशलता, उपलब्धियों, चरित्र तथा व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व में भिन्न होते हैं, ठीक है, व्यक्तित्व में भिन्न होते हैं। पद तथा स्थान की अपेक्षाएं भी भिन्न भिन्न होती है। मतलब क्या कह रहा है, पद तथा स्थान की अपेक्षाएं भी भिन्न होती हैं। अब बैंक के कर्मचारी के एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे मान लीजिए आप बैंक मैनेजर मान लीजिए बनते हैं, कहाँ पे, प्रयागराज में बनते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपकी 2 लाख रुपया सैलरी है। वही आप दिल्ली में बैंक मैनेजर बनते हैं एसबीआई के, यहाँ भी एसबीआई के थे, सेम कैटेगरी के हैं, सेम कास्ट के हैं, सेम वर्ग के हैं, लेकिन वहां पे आपको मान लीजिए 4 लाख रुपया वेतन मिल रहा है। आप ये कहो साहब ये तो हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, वहां पे 2 लाख रुपया मिलता है, यहाँ पे 4 लाख रुपया मिलता है, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? तो वही कह रहा है पद और स्थान की भी अपेक्षाएं भिन्न भिन्न होती। भैया महंगा शहर है, वहां पे खर्चा ज्यादा है, वहां पे चैलेंजेस ज्यादा हैं, ये सारी चीजें क्या होता है, तो ये जो है ये भी भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि ये सारी व्यवस्थाएं क्यों हो रही, ठीक है। उपयुक्त कारणों से युक्तियुक्त वर्गीकरण अपरिहार्य हो जाता है। युक्त वर्गीकरण एक तार्किक भेदभाव है, यह समानता का उल्लंघन नहीं करता है। समानता का अर्थ है समरूप व्यवहार नहीं है। क्या कह रहा है? समानता का अर्थ क्या है? समरूप व्यवहार नहीं है, किंतु वर्गीकरण युक्त होने चाहिए, निरंकुश, अतार्किक, काल्पनिक तथा पलायनवादी नहीं होना चाहिए। वर्गीकरण जो होता है निम्न आधारों पर किया जाता है। किस किस आधार पर कर सकते हैं हम वर्गीकरण? भौगोलिक आधार पर, फिर क्या कहता है, वृत्तिक आधार पर, फिर आयु तथा लिंग के आधार पर, इसके अलावा भाषा एवं संस्कृति के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगले केस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगले केस के बारे में बात कर लेते हैं, आर.के. डालमिया। आर.के. डालमिया के केस में क्या था? इसमें जस्टिस तेंदुलकर, आर.के. डालमिया नाम जस्टिस तेंदुलकर का मामला था। इसमें क्या हुआ था? इस वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए तथा अंतरक और उस उद्देश्य से तार्किक संबंध होना चाहिए। कह रहा है कि जो अभी आप वर्गीकरण कर रहे हो उसका तार्किक संबंध होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें क्या कर, अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध करता है, वर्ग विधान का निषेध करता है। और वर्ग विधान एक अतार्किक तथा निरंकुश भेदभाव है। व्यक्तियों के एक बड़े समूह में से मनमाने तौर पर कुछ को छांट लेना तथा इस प्रकार छांटे गए समूह को विशेषाधिकार संपन्न कर देना, शेष को इससे इनकार कर देना वर्ग विधान कहलाता है, ठीक है। जैसा कि आप क्या कहते हो, कुछ वर्ग विशेष को आप छांट दे रहे हो, कुछ वर्ग विशेष को आप विशेषताएं दे रहे हो, क्या कह रहे हो, ये सारी चीजें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वर्ग विधान समता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तथा निरंकुश होने के कारण अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल है, ठीक है। क्या कह रहा है? ये निरंकुश होने के कारण अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हमारी आई थिंक आपको ज्यादा नहीं लग रही है। अगर ज्यादा लग रही है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा। कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत स्लाइड और है उसको भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, समानता की नई अवधारणा। समानता की जो नई अवधारणा है इसके बारे में हम क्या, अभी तक तो हम समानता की तो बात कर रहे थे, तो फिर ये नई अवधारणा क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। क्या था? ईपी रोयप्पा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 का मामला था। इसमें क्या कहा था? समानता जो है एक गतिशील अवधारणा है, इसके अनेक पक्ष हैं, इसे सैद्धांतिक सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। मैंने इसको भी थोड़ी देर पहले भी बताया। आप ये नहीं कह सकते भैया हमारे यहाँ सिद्धांत चलता है, हमारे ये नियम चलता है, हमारे बहुत दिन से नियम चलता है कि जो आता है जो मंगलवार को आता है उसको पूरी सब्जी मिलती है, जो नहीं आता उसको रोटी देते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आप एग्जाम्पल तौर पर मैं बता रहा हूं कि आप इस तरह के सिद्धांत और सीमाओं में बांध नहीं सकते हैं। समानता के क्या कहता है? ये गतिशील अवधारणा है, ठीक है। समानता जो है निरंकुशता परस्पर विरोधी है। क्या कहता है? समानता और निरंकुश, आप निरंकुश हो जाएंगे, आप एक तरफ समानता की बात करो फिर एक तरफ निरंकुश हो जा रहे हैं, जो हम कहते हैं कि वही लागू होगा, इसके अलावा कुछ नहीं लागू होगा। क्या एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, कट्टर शत्रु हैं। आप कह सकते हो अगर इनके अंदर मित्रता हो, कभी नहीं हो सकता। समानता और निरंकुशता परस्पर एक दूसरे के क्या है? शत्रु हैं, कट्टर शत्रु हैं, कट्टर विरोधी हैं, ठीक है। निरंकुशता में अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है। जहां पे निरंकुशतावाद आ गई, राजावाद आ गई, ठीक है ना, कि हम ही हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, वहां पे क्या हो गया? वहां पे अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होने लगेगा। समानता का जो संबंध है विधि के शासन से है, शासन नहीं शासन से है, ठीक है। निरंकुशता का संबंध सम्राट स्वेच्छाचारिता से है। मतलब अगर निरंकुश के बारे में बात करेंगे तो ये सम्राट लिखा है, सम्राट नहीं होता, सम्राट होता है, ठीक है। और क्या होता है? और निरंकुशता क्या कहता है? निरंकुशता मतलब सम्राट से है, और विधि का शासन से क्या है? समानता जो है विधि के शासन से संबंध, ठीक है। तो यह समानता को, निरंकुशतावाद को आप इस तरीके से समझ सकते हो। फिर हमारा आता है मेनका गांधी का मामला आता है, अभी मैंने ऊपर भी डील किया। इसमें भी यही चीज कह रहा है, समानता तथा निरंकुशता परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं,
अनुच्छेद 14 क्या कहता है? राज्य कार्यवाही की निरंकुशता पर प्रहार है। राज्य क्या कह रहा है? अनुच्छेद 14 जो है राज्य कार्यकारी की निरंकुशता पर प्रहार है। राज्य जो कार्य कर रहा है निरंकुश होकर कर रहा है, आप उस पर क्या कर रहे हो? प्रहार करने का कार्य कर रहे हो। ठीक है, किस कैसे? अगर आप मान लीजिए आप इस तरह का चीजें करते, आप सम्राटवाद की नीति को, ठीक। फिर क्या कहता है? समानता का संबंध विधि के शासन से है, निरंकुशता का उसका विरोधी विचार है। निरंकुशता के बारे में बात करेंगे तो उसका विरोधी विचार है। फिर से आया मिट्टू सिंह का केस आया, जैसा कि मैंने बताया था कि धारा 303 के बारे में बताया गया था, जो भारतीय दंड संहिता है उसके बारे में बताया गया था। इसको छोड़ देते हैं, आते हैं सरोजिनी नायडू के मामले पे आते हैं। सरोजिनी नायडू का नाम सुदर्शन कुमार चड्ढा का केस में क्या था? हिंदू विवाह नहीं विवाह। ठीक है, ये सब टाइपिंग मिस्टेक है। हमारे टाइपिंग महोदय जो है, टाइपिस्ट महोदय जो है बहुत शरारती हो गए हैं आजकल। ठीक है, उनसे कहते कुछ है, टाइप कुछ और करते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 अनुच्छेद 14 उल्लंघन नहीं करती। क्या कहता है? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 जो है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है, अतः वो क्या है? संवैधानिक है। ठीक है, और टी सरिया बनाम वेंकट सुबैया के निर्णय को उलट दिया गया। ठीक है, क्या कह रहा है? और टी सरिया बनाम वेंकट सुबैया के निर्णय को पलट दिया गया। आई थिंक आप लोग स्पेलिंग का थोड़ा सा वो देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसमें मिस्टेक। ठीक है, फिर हमारा आता है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत। इसमें क्या कहता है? इसमें अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 14 में निहित है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ब्रजोनाथ गांगुली का मामला था। ये किसके बारे में बात करता है? ये हमारा नैसर्गिक न्याय के बारे में बात करता है, नेचुरल जस्टिस के बारे में बात करता है। डेनियल लतीफी का मामला हमारे किससे बात करता है? इसमें मुस्लिम महिला जो है तलाक के अधिकारों का संरक्षण, मान लीजिए मुस्लिम महिला के साथ अगर तलाक हो जाता है तो उसको कौन कौन से संरक्षण है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? इसमें धारा 3 और 4 जिसके अधीन एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत की अवधि के पश्चात भरण पोषण प्राप्त करने का हक प्रदान होता है। हालांकि मुस्लिमों में यह है कि अगर तलाक होता है तो इद्दत की अवधि तक जो है, इद्दत की अवधि तक है क्या उनको क्या भरण पोषण देने का प्रावधान है, लेकिन जो है इसमें जो है इस केस में कहा गया था, किसमें? डेनियल लतीफी के मामले में यह कहा गया था कि इद्दत की अवधि के बाद भी आप क्या कर पोषण दे सकते हो। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए ओवरडोज हो रहा है ना। तो बाकी की जो हमारी स्लाइड है, 5-6 स्लाइड हमारी बची है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करने वाले हैं। कैसी लगी आज की क्लास जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेलीग्राम से हमारे जुड़ना मत भूलिएगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। मिलते हैं आपसे इसी क्लास के आगे वाली पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।